हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपकी बीए थर्ड ईयर की जो बुक है थीम्स इन कॉम्परेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, कोड है इस बुक का POLS 301, उसका यूनिट नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1। जो आपके यूनिट नंबर 1 है उसमें आपको एक ही टॉपिक दिया गया है और ये टॉपिक हमेशा ही पेपर में आता है 10 मार्क्स के लिए। ये कंपल्सरी है कि ये वाला टॉपिक पूछा जाता है। आप प्रीवियस 3-4 इसके क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं। तो ये वाला टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 10 मार्क्स आपके इजिली से कवर हो जाएंगे। 10 और मैं बोलकर चलूँ तो 15 मार्क्स तो यहाँ से इस क्वेश्चन से आपको पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है, टॉपिक का नाम है वो है भारतीय व पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन। इसमें सबसे पहले हम राजनीतिक चिंतन के अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद भारतीय राजनीतिक चिंतन और उसकी विशेषताओं के बारे में, उसके बाद पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं के बारे में, उन दोनों के मध्य समानता तथा अंतर के बारे में। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले राजनीतिक चिंतन के अर्थ के बारे में हम पढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन कैसे भी पुट ऑन होगा, आप सबसे पहले परिचय में राजनीतिक चिंतन का ही अर्थ लिखेंगे, चाहे थोड़ा लिखेंगे चाहे ज्यादा, पर सबसे पहले राजनीतिक चिंतन का ही अपने पेपर में लिखना है। राजनीतिक चिंतन राज्य तथा शासन से संबंधित विभिन्न दार्शनिकों एवं चिंतनों के विचारों से संबंधित होता है और उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का संग्रह। तो यहाँ पर बोला गया है कि राजनीतिक चिंतन क्या है। राजनीतिक चिंतन जो है वो विभिन्न दार्शनिकों और विभिन्न चिंतकों के विचारों से संबंधित है। मीन्स कि जो भी दार्शनिक और जो भी विचारक अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, जो भी विचार देते हैं, वो सब जो है वो राजनीतिक चिंतन में शामिल होंगे। राजनीतिक चिंतन का संबंध राज्य, इसके ढांचे, प्रकृति व उद्देश्य से जुड़े विभिन्न तथ्यों से है। बोला गया है बेकिन के अनुसार राजनीतिक चिंतन ईश्वर को अर्पित की हुई कन्या के समान है। एक और परिभाषा है फिलिस डायल के अनुसार, तो उन्होंने कहा है कि राजनीतिक चिंतन को निर्धारित करने वाले 3 मुख्य विषय हैं: मनुष्य का स्वभाव, उसका काम व उसका विषय के साथ संबंध। तो ये थी 2 परिभाषाएं आपकी। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ सेकंड वाली परिभाषा की राजनीतिक चिंतन को निर्धारित करने वाले 3 मुख्य विषय हैं। सबसे पहले आता है मनुष्य का स्वभाव, उसका काम, वो उसका विषय के साथ संबंध। बोला गया है कि राजनीतिक चिंतन का जो मुख्य विषय राज्य का स्वरूप, उद्देश्य व कार्य इत्यादि। तो राजनीतिक चिंतन का मुख्य विषय क्या है? जो विचारक है वो किसके बारे में अपनी विचारधारा प्रस्तुत करते हैं? वो राज्य के स्वरूप, उद्देश्य, वो कार्य इत्यादि के बारे में जो भी अपनी विचारधारा प्रस्तुत करते हैं उसको हम राजनीतिक चिंतन में शामिल करेंगे। तो ये था आपका राजनीतिक चिंतन का अर्थ। अब हम बात कर लेते हैं आपके भारतीय जो राजनीतिक चिंतन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो 2 टाइप्स के राजनीतिक चिंतन के बारे में पढ़ेंगे, 2 प्रकारों के बारे में, एक भारतीय राजनीतिक चिंतन और दूसरा पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन। तो भारतीय राजनीतिक चिंतन से शुरू करते हैं। तो भारतीय राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में भारतीय चिंतन की एक गौरवशाली परंपरा रही है। अपने चिंतन और दार्शनिक विचारों के कारण जो है भारत को विश्व गुरु भी कहा जाता है या आध्यात्मिक गुरु भी कहा जाता है। भारतीय चिंतन व्यापक धर्म की अवधारणा से समृद्ध तथा उसका स्वरूप मुख्यतः आध्यात्मिक एवं नैतिक है। बोला गया है कि जो भारत का राजनीतिक चिंतन है उसका स्वरूप कैसा है? आध्यात्मिक एवं नैतिक है। अब इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ लेते हैं। मैंने आपको 9 या 10 विशेषताएं बताई है। तो सबसे पहली विशेषता है कि अध्यात्म पर आधारित। तो भारतीय राजनीतिक चिंतन जो है वो अध्यात्म पर आधारित है। इसमें आध्यात्मिक चीजों को रख के जो है राजनीतिक चिंतन का विशेषज्ञों के द्वारा निर्माण किया गया है। तो बोला गया है कि भारत को आध्यात्मिक गुरु भी कहा जाता है। भारतीय विचारकों का मूल उद्देश्य आत्मा पर आधारित है या आत्मा का विकास है। भारतीय राजनीतिक चिंतन में आध्यात्मिक तत्वों का समावेश हमें राज्य के स्वरूप, कार्य, व्यक्ति एवं राजा के संबंधों, राज्य की शक्तियों में तथा राज्य के संगठन इत्यादि में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि अध्यात्म के बारे में अगर हम तत्वों का समावेश हमें राज्य के स्वरूप, कार्य, व्यक्ति एवं राजा के संबंधों इत्यादि में जो है वो दिखाई देता है। अगर आपको क्वेश्चन में आपने ये पेपर में आपने ये वाला पॉइंट लिखना है तो आप सीधा 2 और 3 लाइन में अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप सीधा ये लिखेंगे कि भारत को अध्यात्म गुरु भी कहा जाता है। भारतीय जितने भी राजनीतिक विचारक हैं उन सभी ने अध्यात्म को आधार रखकर ही राजनीतिक चिंतन या अपनी विचारधाराओं को प्रस्तुत किया है। भारतीय चिंतन में धर्म। तो भारत, आपको पता है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन और धर्म दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। भारतीय चिंतन में धर्म की सदैव ही प्रधानता रही है, किंतु यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यहाँ धर्म
को मात्र संस्थागत रूप में अथवा व्यक्तिगत पूजा अर्चना के विधान के रूप में ना लेकर धर्म को उसके विशुद्ध स्वरूप में समझा विचारा गया है। तो अगर मैं आपको शॉर्ट लाइन में बताऊं तो आप लिख सकते हैं कि भारतीय चिंतन में धर्म को काफी महत्व दिया गया है। धर्म को मद्देनजर रखते हुए ही विचारक अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर धर्म को हम पूजा पाठ से संबंधित ना रखते हुए धर्म को संस्थागत रूप में अथवा व्यक्तिगत पूजा अर्चना के विधान के रूप में ना लेकर धर्म को उसके विशुद्ध स्वरूप को समझा विचारा गया है। तो आप लिख सकते हैं कि भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्म को जो है उसके विशुद्ध स्वरूप में समझा वो विचारा गया है। मानव को नैतिक आधार में विश्वास। अब जो भारतीय चिंतक है में मानव को नैतिक आधार पर जो है को में विश्वास किया गया है। भारतीय दार्शनिकों द्वारा मानव को नैतिकता में से प्रेरित, जिम्मेदार, अनुचित वो उचित का ज्ञान रखने वाला, धर्म धर्म का ज्ञान रखने वाला, सही गलत में भेद करने वाला जो है वो माना गया है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि मानव के नैतिक आधार में विश्वास। तो आप लिख सकते हैं कि भारतीय चिंतन में जो है वो मानव को जो है धर्म अधर्म में भेद करने वाला, उचित अनुचित में भेद करने वाला, सही गलत में भेद करने वाला जो है माना गया है और मानव को एक नैतिक रूप में जो है वो देखा गया है। ये थे आपके 3 पॉइंट। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है संस्थाओं पर विशेष बल। तो भारतीय चिंतन में संस्थाओं पर विशेष बल दिया गया है। इसमें विचारों की अपेक्षा संस्थाओं में अधिक बल दिया गया है। भारतीय राजनीतिक चिंतन में राजनीतिक संस्थाओं के संगठन, महत्व एवं कार्य इत्यादि का विस्तार से जो है वो वर्णन किया गया है। राज्य एक उपयोगी एवं आवश्यक संस्था। तो भारतीय राजनीतिक चिंतन में राज्य को एक उपयोगी संस्था के रूप में देखा गया है। राज्यों को काफी अधिक महत्व प्रदान किया गया है और मानव जीवन के 3 लक्ष्यों के बारे में यहाँ बताया है। सबसे पहला आता है धर्म, अर्थ तथा काम की प्राप्ति राज्य के बिना संभव नहीं है। बोला गया है कि मानव के जीवन के 3 मुख्य लक्ष्य, धर्म, अर्थ तथा काम की प्राप्ति किसके बिना संभव नहीं है, राज्य के बिना जो है वो संभव नहीं है। नेक्स्ट आता है राज्य के उद्देश्य में समानता। तो राजा को अपनी प्रजा के प्रति पिता तुल्य व्यवहार करना चाहिए। ये सभी प्राचीन भारतीय विचारकों का मानना है। कौटिल्य ने कहा है इस बारे में कि राजा को अपनी प्रजा को कभी भी धर्म पथ से विचलित नहीं होने देना चाहिए। तो यहाँ पर बोला गया है कि राज्य के उद्देश्य में समानता, कि हर एक व्यक्ति के साथ जो है समान व्यवहार करना चाहिए राजा को और प्रजा को कभी भी धर्म से जो है वो वंचित या पथभ्रष्ट नहीं करना चाहिए। सर्वोपरि राजा। तो भारतीय राजनीतिक चिंतन में जो है वो राजा को सर्वोपरि माना गया है, मीन्स कि राजा को ईश्वर तुल्य माना गया है। और कालिदास ने कहा था विश्व के प्रशासन का भार प्रभु के ने राजा के कंधों पर डाला हुआ है। राजा को सर्वोपरि माना गया है परंतु उस पर जो है केवल और केवल धर्म के आधार पर जो है वो अंकुश लगाया जा सकता है या धर्म पालन का अंकुश जो है लगाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है सामाजिक व्यवस्था का प्रभाव। भारत में एक मजबूत सामाजिक व्यवस्था देखी गई है जिसका प्रभाव राजनीतिक चिंतन व्यवस्था पर भी पड़ता रहा है। जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आया है वैसे वैसे ही राजनीतिक चिंतन में भी भारत की राजनीति में भी परिवर्तन देखा गया है। राज्य के कार्यों का वर्णन। तो कौटिल्य जैसे विद्वान ने जो है वो राज्य के कार्यों का वर्णन किया है अपने जो उनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र में। कौटिल्य को शासन प्रणाली में राजा एक धुरी है जिसके इर्द गिर्द जो है वो समस्त शासन जो है वो घूमता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि कौटिल्य ने कहा है कि राज्य एक धुरी है जिसके इर्द गिर्द जो है वो सारा प्रशासन, सारा जो शासन है वो घूमता है। तो राज्य के कार्यों का वर्णन करते हुए कौटिल्य ने जो है उसके कुछ 4 आपको पॉइंट्स बता रही हूँ मैं, उनके बारे में भी डिटेल में आप लिख सकते हैं पेपर में। सबसे पहले बोला गया है कौटिल्य के द्वारा कि राजा की योग्यता गुण। कौटिल्य ने राजा की योग्यता गुण के बारे में बताया है कि राजा कैसा होना चाहिए, उसकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, उसको प्रजा के हित का पालन करना चाहिए, धर्म के आधार पर अपने निर्णय लेने चाहिए। राजा की शिक्षा, दूसरा पॉइंट आता है राज्य की शिक्षा। तो कौटिल्य ने कहा है कि राजा को शिक्षित होना चाहिए क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति जो है वो एक मिट्टी के घड़े के समान होता है। नेक्स्ट आता है राज्य की दिनचर्या। तो राज्य की दिनचर्या को उसने 4 पहरों में बांटा है जिसके बारे में आप लिख सकते हैं। काफी इजी पॉइंट है और आपने स्टार्टिंग से इनके बारे में पढ़ा होगा। वंशानुगत राजतंत्र पर जो है वो कौटिल्य जो है सहमत है। कौटिल्य बोलते हैं कि जो भी शासन है वंशानुगत ही चलना चाहिए, मीन्स वंश के आधार पर ही राजतंत्र
होना चाहिए। दंड ही शासन, लास्ट पॉइंट आपका आता है कि दंड ही शासन। प्राचीन भारतीय विचारक मानवीय प्रवृत्तियों के समर्थक रहे हैं, इसलिए दंड की शक्ति को जो है वो उन्होंने अधिक महत्व दिया है। मनु का कहना है कि दंड ही शासन है। तो मनु के अनुसार क्या लिखा गया है कि दंड ही शासन है। वही कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दंड को क्या कहा गया है, दंड को सर्वाधिक महत्व दिया गया है और इसे राज्य का आवश्यक तत्व माना गया है, ये बताया गया है। तो ये थे आपके भारतीय राजनीतिक चिंतन। तो भारतीय राजनीतिक चिंतन के बारे में हमने 10 पॉइंट्स पढ़े और आप इन 10 पॉइंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा अगर पेपर में लिखेंगे तो भी आपका जो है 10 नंबर का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। बट आपको अगर थोड़ा लेंथी करना है चीज़ों को तो आप इसके सोर्सेज भी लिख सकते हैं। जैसे आपका वेद आ जाता है, ब्राह्मण ग्रंथ आ जाते हैं, उपनिषद आ जाते हैं, सूत्र ग्रंथ आ जाते हैं, महाकाव्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, वो अर्थशास्त्र। तो अगर आप ये 8 पॉइंट भी नहीं लिखना चाहते हैं तो आप 4-5 पे लिखेंगे तो भी 10 मार्क्स के लिए आपका ये क्वेश्चन यहीं पर ही बन जाता है। अब हम बात करते हैं आपके पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के बारे में। यूनान को पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का जो है वो जनक माना जाता है। अधिकांश पाश्चात्य विद्वानों की धारणा है कि राजनीतिक चिंतन को जन्म देने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, यूनानियों को ही जाता है और उसे विकसित करने का कार्य यूरोप वासियों के द्वारा किया गया है। तो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का जो जनक किसे माना जाता है, यूनान को माना जाता है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि स्वतंत्र चिंतन। अब जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन है उसका सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि वो स्वतंत्र जो है चिंतन पर आधारित है। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन जो है स्वतंत्र चिंतन है। यूनानी दार्शनिकों को समाज में चिंतन और अन्वेषण की पर्याप्त स्वतंत्रता थी, अतः उन्होंने राजनीतिक चिंतन को अनेक विषयों पर अपने अध्ययन क्षेत्र में लिया है, जैसे प्रजातंत्र क्रांति, वो वर्ग संघर्ष। तो बोलने का मतलब ये है कि जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन है उसमें जो चिंतक थे, मीन्स के जो भी व्यक्ति थे, जैसे प्लेटो, अरस्तु वगैरह जाते हैं, उन पर किसी प्रकार को कोई दबाव नहीं था, जिसके कारण वो स्वतंत्र जो है चिंतन कर पाए और स्वतंत्र अपने विचारधारा को जो है वो लिख पाए। जैसे उन्होंने प्रजातंत्र के बारे में लिखा और वर्ग संघर्ष के बारे में लिखा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय का प्रभाव, जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीयता पर जो है वो कोई भी जो है विशेष महत्व नहीं दिया गया है। बोला गया है कि यूनानी राजदर्शन में राज्यों के संबंध में बहुत कुछ कहा गया है, किंतु अंतर्राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय के विषय में जो है कुछ भी नहीं कहा गया है। समस्त यूनानी राज्य अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर अपने ही राज्य के लिए जीते मरते रहे हैं। यहाँ पर बोला गया है कि जो भी यूनानी शासक आए, जो भी यूनान में जिन्होंने भी शासन किया, उन्होंने केवल और केवल अपने राज्य के लिए कार्य किया, अपने राज्य के लिए जिए और राज्य के लिए ही मर गए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नगर राज्य। यूनान में राजनीतिक चिंतन को एक इकाई वहां का नगर राज्य था, अतः नगर ही यूनानियों के चिंतन का मुख्य केंद्र बना। यूनान के लोगों के लिए अगर वो एक नगर से दूसरे नगर में चले जाते हैं तो उनके लिए इस प्रकार था कि जैसे विदेश में चले जाना। तो यूनानी में स्थानीयता की भावना तीव्र और प्रखर थी, मीन्स कि वो अपने ही नगर में रहना चाहते थे और केवल केवल अपने ही नगर का विकास करना चाहते थे, तथा नगरों के प्रति बड़ी निष्ठा थी। एक नगरवासी दूसरे नगर में चला जाता तो वह स्वयं को विदेशी समझने लगता। राज्य को महत्व, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में राज्य को काफी अधिक महत्व दिया गया है। कुछ विचारकों ने राज्य को जो है वो शत्रु के रूप में देखा है। बोला गया है कि यूनानी नगर राज्य आत्मनिर्भर और छोटे छोटे जनसमूह थे। राज्य या जनसमूह के बाहर व्यक्ति जीवन यापन नहीं कर सकता था। यहाँ पर बोला गया है कि जो राज्य है उसके बाहर जो व्यक्ति जो है वो जीवन यापन नहीं कर सकता था और जो सबसे कठोर दंड होता था वो था राज्य निकाला, मीन्स राज्य से बाहर कर देना। बोला गया है कि यूनानी नगर जो थे वो आत्मनिर्भर थे और छोटे छोटे जनसमूह में थे, मीन्स हर एक राज्य का अपना एक कार्य था और हर एक राज्य अपने आप में ही आत्मनिर्भर, अपने आप में ही संपूर्ण था। समाज और राज्य में विभेद, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका समाज और राज्य में विभेद। यूनानी विचारकों ने समाज और राज्य के बीच कोई स्पष्ट भेद नहीं किया है। उनके अनुसार समाज और राज्य अलग अलग इकाई ना होकर एक दूसरे के अभिन्न अंग है। तो अब सीधा इस बात को ध्यान में रखेंगे इस पॉइंट में कि यूनानी विचारकों के द्वारा जो है वो समाज, वो राज्य एक दूसरे से अलग ना होकर, इकाई ना होकर एक दूसरे के जो है वो अभिन्न अंग है।
ये अभिन्न इकाई है। 5th पॉइंट था आपका। अब 6th पॉइंट आता है धर्मनिरपेक्ष राजनीति। तो पाश्चात्य राजनीति चिंतन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो धर्मनिरपेक्ष राजनीति पर आधारित है, अर्थात यह अधिकांश धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है। धर्म और राजनीति को अलग अलग जो है वो माना गया है, जबकि भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्म और राजनीति को या धर्म और राज्य के कार्य को एक सिक्के के दो पहलू कहा गया है। विभिन्न प्रकार की शासन पद्धति। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है 7th। प्राचीन यूनानी राज्यों में विभिन्न प्रकार की शासन पद्धति प्रचलित थी, जैसे आपका कुलीन तंत्र आ जाता है, राजतंत्र आ जाता है, अन्याय तंत्र आ जाता है तथा लोकतंत्र आदि इसमें शामिल है। नेक्स्ट आता है न्याय को महत्व। तो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय को काफी अधिक महत्व दिया गया है। उनके विचार में सर्वोच्च शासन प्रणाली वही थी जिसमें न्याय का पालन किया जाता है। प्लेटो ने अपने सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ रिपब्लिक को न्याय से संबंधित कहकर संबोधित किया है। तो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो न्याय को काफी अधिक महत्व देते थे और सर्वोच्च शासन प्रणाली उसी को माना जाता था जिसमें न्याय को जो है वो पालन किया जाता है। प्लेटो जैसे काफी महत्वपूर्ण विद्वान के द्वारा जो है अपनी जो उनकी काफी पॉपुलर बुक है रिपब्लिक को न्याय से संबंधित कहकर संबोधित किया गया है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है मानव का अध्ययन। तो यूनानी चिंतन के अध्ययन का मुख्य विषय क्या रहा है? मानव रहा है। यूनानी विचारकों ने मनुष्य को एक राजनीतिक एवं सामाजिक प्राणी माना है। यूनानी देवताओं की कल्पना भी मनुष्य के रूप में की जाती है। तो यहाँ पर बोला गया है कि वहां पर मानव को सर्वोत्तम माना गया है और जो उनके देवता है उनकी भी कल्पना जो है वो मानव के रूप में की जाती है। नेक्स्ट आता है लोकतंत्र में आस्था। तो यूनानी चिंतन की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये रही है कि इसमें विचारकों ने लोकतंत्र में आस्था व्यक्त की है। यूनानी धारणा के अनुसार राज्य के कार्यकलापों में व्यक्ति तथा सक्रिय भाग लेना आवश्यक है। मीन्स की बोला गया है कि व्यक्ति का सक्रिय रूप से राजनीति में, हर एक व्यक्ति का सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेना काफी ज्यादा आवश्यक है, इसलिए उन्होंने लोकतंत्र को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। तो ये थे आपके 10 पॉइंट्स पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के। इससे पहले हमने भारतीय राजनीतिक चिंतन के बारे में पढ़ा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ समानताओं के बारे में। और एक और बात स्टूडेंट, ये जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, ये जो आपको नोट्स स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन सभी का मीन्स कि मैंने बुक या पीडीएफ बनाकर आपको प्रोवाइड किया है। अगर आप उस पीडीएफ से पढ़ रहे हैं तो आपको बुक लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से ये नोट्स ही आपके लिए इनफ होंगे। तो पढ़ लेते हैं समानताओं के बारे में। तो सबसे पहली जो समानता आती है वो वर्णनात्मक या विश्लेषणात्मक है। भारतीय राजनीतिक चिंतन में भी हर एक चीज को काफी अच्छे से विश्लेषण विस्तृत रूप से बताया है, वही पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में भी काफी विश्लेषण से चीजों को व्यक्त किया गया है। मानव जीवन के लिए उपयोगी, हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का कि मानव जीवन को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। वही भारतीय राजनीतिक चिंतन में भी मानव को, क्योंकि जो राजा है उसको प्रजा का एक तरह से कहीं ना कहीं दास बताया गया है। मानव विकास में सहयोगी, जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन है और भारतीय राजनीतिक चिंतन है, दोनों ही मानव विकास में काफी ज्यादा जो है वो सहयोगी माने गए हैं। परिवार को महत्व दिया गया है, राज्य को महत्व दिया गया है। इसके बारे में तो हमने 2 या 3 पॉइंट पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में भी पढ़े और इसी के साथ भारतीय राजनीतिक चिंतन में भी। राजनीतिक शिक्षा एवं जागरूकता, फॉर एग्जाम्पल लोकतंत्र का आप ले लीजिए, शिक्षा को महत्व दिया गया है। कौटिल्य ने राज्य की शिक्षा को काफी अधिक महत्व दिया गया है। उनका मानना है कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो वो एक तरह से जो है वो कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता है, या वो एक मिट्टी के घड़े के समान है। स्वतंत्र, समानता एवं न्याय, जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन है और भारतीय राजनीतिक चिंतन है, वो दोनों स्वतंत्रता, समानता और न्याय पर आधारित है। व्यक्ति के विकास राज्य के अंतर्गत उन दोनों ने कहा है। और लास्ट आपका आता है लोकतंत्र को महत्व। तो ये थे इसके कुछ पॉइंट्स समानता से रिलेटेड। आप इसके 2 और 3 लाइन्स में आप खुद लिख सकते हैं। अगर आपको पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन और भारतीय राजनीतिक चिंतन के बारे में आपने डिटेल में पढ़ा है तो आप इसके बारे में 2 और 3 लाइन्स में खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये कभी भी सिंगल क्वेश्चन नहीं आता है कि आप सिर्फ समानताएं बताइए। अब हम बात करते हैं इसके अंतर के बारे में। इसके अंतर की अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है कि जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है वो भारतीय व्यवस्था पर आधारित है, जबकि जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन है वो पाश्चात्य व्यवस्था पर आधारित है। एक और इसमें भी देखा गया है कि क्षेत्र में के आधार पर आधारित। जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन है वो काफी अधिक जो है वो एरिया कवर करता है, वही भारतीय राजनीतिक चिंतन केवल भारत के इर्द गिर्द घूमता है। आदर्शवाद पर आधारित है भारतीय राजनीतिक चिंतन, वही पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन जो है काल्पनिकता एवं भौतिकवाद पर जो है वो आधारित है।
केवल भारतीय चिंतकों के विचार ही भारतीय राजनीतिक चिंतन में शामिल किए गए हैं। वही पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में जो है वो कई देशों के चिंतकों के विचारों को जो है वो शामिल किया गया है। धर्म और राजनीति में गहरा संबंध बताया है भारतीय राजनीतिक चिंतन में, वही पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में धर्म और राजनीति में गहरा संबंध नहीं है। अल्पसंख्यक अधिकारों पर ध्यान दिया गया है भारतीय राजनीतिक चिंतन में, और पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में समुदाय आधारित अधिकारों पर जो है वो कम ध्यान दिया गया है। साध्य एवं साधन की पवित्रता पर बल दिया गया है भारतीय राजनीतिक चिंतन में, वही पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में साध्य व साधन की पवित्रता पर बल नहीं दिया गया है। राज्य को महत्व दिया गया है, और वही पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में राज्य को शोषण का जो है वो यंत्र कहा गया है। लास्ट आता है जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है वो शक्तियों के पृथक्करण पर जोर नहीं देता है, और वही पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन जो है वो शक्तियों के पृथक्करण पर जो है वो जोर देता है। तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट यूनिट नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1, मीन्स के एक ही टॉपिक था और वो हमने कवर कर लिया। भारतीय पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में हमने सबसे पहले राजनीतिक चिंतन के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं के बारे में, उसके स्रोतों के बारे में, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं के बारे में, भारतीय पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में समानता, उन दोनों के मध्य अंतर, और इसी के साथ आपका ये कंप्लीट जो है वो टॉपिक कवर होता है। और इस सभी का नोट्स जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नोट्स का जो भी आपका लिंक बनता है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा पीडीएफ बनाकर। अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।